हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हियर एनीथिंग। आज की वीडियो होने वाली है चंद्रयान 3 पे, लेकिन उससे पहले कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 1 जो कि 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने लॉन्च किया था और इसका सोल पर्पस था चांद के ऑर्बिट में घूमना, और ये मिशन सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन इसके तकरीबन 10 महीने बाद 28 अगस्त 2009 को कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण चंद्रयान 1 अपने आप ही बंद हो गया था। और इसके बाद 22 जुलाई 2019 को इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसका पर्पस था चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करना। लेकिन लास्ट मिनट में सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच के कारण जो लैंडर था वो सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया और वो क्रैश हो गया। यहाँ पर आपको क्रैश लैंड और सॉफ्ट लैंड का मतलब तो पता ही होगा, तभी बता देता हूँ। क्रैश लैंड यानी कि जो लैंडर था वो आराम से नहीं उतर पाया, वो गिर गया और डैमेज हो गया। और सॉफ्ट लैंड यानी कि जो इसरो है उन्होंने प्यार से, बड़ी नजाकत से जो लैंडर है उसको जमीन पे उतार दिया। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग का कारण ये मिशन अनसक्सेसफुल हुआ था, और इसी मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए चंद्रयान 3 को इसरो ने 23 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 का वेट तकरीबन 3900 किलोग्राम था और इसने तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर की दूरी 41 दिन में तय करते हुए चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की। और इसी सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो इंडिया है वो 4th ऐसी कंट्री बन गया है जिसने चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। उससे पहले 3 कंट्रीज आती हैं, सबसे पहली अमेरिका, रशिया एंड चाइना। लेकिन चांद पे सॉफ्ट लैंड करना इतना मुश्किल क्यों है? सिर्फ 4 कंट्रीज ही क्यों है जिन्होंने चांद पे सॉफ्ट लैंड किया है? और इसका रीजन है कि चांद की सतह है वो अनइवन है। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेन है कि आराम से वहां पे आपका जो लैंडर है वो उतर जाएगा। वहां पे बहुत सारे पत्थर हैं, गड्ढे हैं, जिसके कारण जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो और भी डिफिकल्ट हो जाती है। तो सॉफ्ट लैंडिंग कितनी डिफिकल्ट है, आप इस बात का अंदाजा रशिया के लूना 25 से लगा सकते हो। इसने 21 या 22 अगस्त को चांद पे सॉफ्ट लैंड करना था, लेकिन वो नहीं कर पाया और क्रैश लैंड हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया 4th ऐसी कंट्री है जिसने चांद पे सॉफ्ट लैंड किया है, लेकिन इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने चांद के साउथ पोल पे लैंड किया है। अब चांद का साउथ पोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, तो जो भी हम वहां से एक्सप्लोर करेंगे हमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। जो भी एक्सपेरिमेंट वहां की मिट्टी के करेंगे तो कुछ नई हमें डेटा जो है वो मिल सकता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी, जो कि चांद के साउथ पोल पे आइस की फॉर्म में मौजूद है। देखिए, जो साउथ पोल एरिया है वहां पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पे सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाती हैं, तो इसके कारण वहां पर पानी आइस की फॉर्म में मौजूद है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आइस जब एस्ट्रोनॉट वहां पे जाएंगे उनके पानी पीने के लिए यूज हो सकती है, इवन की जो स्पेस इक्विपमेंट है उनको ठंडा रखने के लिए यूज हो सकती है। और जैसा कि आपको पता है पानी का केमिकल फॉर्मूला है H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन है उसको कन्वर्ट करके एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है, और जो ऑक्सीजन है उसको हवा में कन्वर्ट किया जा सकता है, ताकि आने वाले टाइम में जो चांद है वो भी रहने लायक जगह बन सके। तो चलिए बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के बजट के बारे में, जो कि काफी कम है। चंद्रयान 3 का बजट $74 मिलियन है, जो कि तकरीबन 615 करोड़ रुपए होते हैं। सुनने में ये बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप इसे कंपेयर करोगे रशिया के लूना 25 से, जिसका बजट था $200 मिलियन, और यूएसए के वाइपर रोवर से, जिसका बजट था $433.5 मिलियन, उससे काफी ज्यादा कम है। और अगर आप चंद्रयान 3 का बजट हॉलीवुड मूवी से भी कंपेयर करोगे तो उससे भी कम है। चंद्रयान 3 का बजट जैसे मैंने आपको बताया $74 मिलियन है, और यहीं पर जो इंटरस्टेलर मूवी थी उसमें $165 मिलियन लगे थे, और दी मार्शियन मूवी है उसमें $108 मिलियन लगे थे। तो कुल मिला के चंद्रयान 3 का बजट बहुत ही कम है। जब इसरो के चीफ से पूछा गया कि आपने इतने कम बजट में चंद्रयान को कैसे पहुंचा दिया, तो उनका कहना था कि ये बहुत सीक्रेट है, वो नहीं चाहते कि कोई और कंट्री इतनी कॉस्ट इफेक्टिवली चांद पे पहुंच पाए। और मुझे लगता है कि ये सही भी है, क्योंकि अगर हमने दूसरी कंट्रीज को बता दिया तो हम अपना कंपटीटिव एडवांटेज ही खो देंगे। चलिए बात करते हैं चंद्रयान के कंपोनेंट के बारे में। अगर रॉकेट को छोड़ दिया जाए तो जो मेजर कंपोनेंट है वो है लैंडर एंड रोवर। जो लैंडर होता है वो चांद की सतह पे लैंड करता है, वो कहीं भी मूव नहीं कर सकता, वो यहाँ पर लैंड करेगा, वो वहीं पे रहेगा। और जो रोवर होता है वो लैंडर के अंदर ही होता है। एक बार जब लैंडर लैंड करता है तो रोवर बाहर निकलता है, सैंपल कलेक्ट करता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, और उसके बाद जो डेटा होता है वो लैंडर को भेज देता है। और फिर जो लैंडर है वो डेटा इसरो को सेंड करता है, और जो फिर साइंटिस्ट होते हैं उस डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो चंद्रयान 3 में भी एक लैंडर है, लैंडर विक्रम, जिसका नाम इंडियन साइंटिस्ट विक्रम साराभाई जी के नाम से रखा गया है। और एक रोवर है प्रज्ञान, जिसका नाम संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है विजडम, यानी कि समझ। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रोवर है वो सैंपल कलेक्ट करता है, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और फिर डेटा आगे भेजता है, तो इसीलिए इसका नाम प्रज्ञान रखा गया है, यानी कि समझ। प्रज्ञान की स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है
और ये तकरीबन 500 मीटर्स का एरिया कवर कर सकता है, यानी कि ये आधा किलोमीटर का जो एरिया है उसको एक्सप्लोर कर पाएगा। और एक्सप्लोर करते हुए ये इसरो का लोगो चांद की सतह पे छोड़ता हुआ जाएगा, जो कि इसके व्हील्स पे इंग्रेव्ड है, और इसी के साथ इसरो का नाम हमेशा के लिए चांद की सतह पे छप जाएगा, जो कि रियली में अमेजिंग है। तो चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं रोवर प्रज्ञान की लाइफ के बारे में। प्रज्ञान की लाइफ 14 डेज की है, यानी कि इसरो ने उसको ऐसा बना के भेजा है कि 14 डेज काम करेगा और उसके बाद काम करना बंद कर देगा। और जो 14 डेज चांद पे एक दिन के बराबर होते हैं। जैसे कि अर्थ पे एक दिन 12 घंटे का होता है, वैसे ही चांद पे एक दिन अर्थ के 14 डेज के बराबर होता है। और इन 14 डेज के बाद जो वहां पर रात होगी तो प्रज्ञान काम करना बंद हो जाएगा और इसरो का काम भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी जताई जा रही है कि 14 डेज के बाद जब रात के बाद दिन आएगा और जो सूरज की किरणें हैं वो प्रज्ञान पे पड़ेंगी, तो हो सकता है प्रज्ञान फिर से काम करना शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए बोनस होगा। हम एक्स्ट्रा जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट कर पाएंगे, उन पे एक्सपेरिमेंट करें, एक्स्ट्रा डेटा को एनालिसिस कर पाएंगे, तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। आई विश कि इसरो ऐसे ही काम करता रहे और इंडिया को एक सुपर पावर, एक स्पेस पावर बनाए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, कुछ सीखने को मिला है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप जब सब्सक्राइब करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है कुछ नया सर्च करने का, एक नई वीडियो बनाने का और आपके साथ वो नॉलेज शेयर करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।